तो रिफ्रैक्शन क्या है? जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या नॉर्मल से अवे या तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। इसी घटना का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ये कहां से कहां रे आई है? रेयर से डेंसर। रेयर से डेंसर आती है तो नॉर्मल की तरफ, और अगर यहां से वहां गई होती तो नॉर्मल से अवे। ये घटना का नाम ही क्या है? रिफ्रैक्शन। क्या रिफ्रैक्शन होने के लिए इस बाउंड्री का प्लेन होना जरूरी है कि नहीं है? क्यों? अगर ऐसी बाउंड्री हो तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अच्छा बताओ, यहां पे कोई लाइट रे गिरे ऐसे किसी θ1 एंगल पे, तो क्या रिफ्रैक्शन नहीं होगा? मेरा क्वेश्चन है, कितने लोग कहते हैं नहीं होगा? हाथ उठाएं। कितने लोग कहते हैं चाहे प्लेन हो चाहे स्फेरिकल सब में रिफ्रैक्शन होता है? क्या लगता है? नहीं होगा, लाइट मना कर देगी, हम नहीं जाएंगे उस तरफ। सोचो, जैसे हमारे टेस्ट ट्यूब में पानी भरा है और उसमें वॉल से पानी चिपक गया है, दीवार से पानी चिपक गया है, तो ये बाउंड्री कैसी बन गई? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री। आई मीन ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री बन गई। क्या यहां लाइट रे अंदर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? तो किस नियम के हिसाब से जाएंगे? रिफ्रैक्शन के नियम के हिसाब से जाएंगे कि नहीं? अरे मैंने अच्छा पेन यूज नहीं किया, ये क्या बात है? तो मैं मतलब इसमें क्या रफनेस, क्या स्मूथनेस नजर आ रही है और इसमें क्या इस रफनेस नजर आ रही है? तो भैया पहले तो ये क्लियर करें, रिफ्रैक्शन प्लेन बाउंड्री से भी हो सकता है और स्फेरिकल बाउंड्री से भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे प्लेन बाउंड्री वाला चैप्टर हमारे सामने पहले आता है, तो हमारे मन में बैठ जाता है कि स्नेल लॉ तो केवल प्लेन बाउंड्री में ही पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है, रिफ्रैक्शन प्लेन बाउंड्री में भी होता है और स्फेरिकल बाउंड्री में होता है, सब में रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, खैर बेसिकली बात यह है कि मीडियम बदलेगा तो रिफ्रैक्शन होगा। बाउंड्री प्लेन और स्फेरिकल तो छोड़ो, कोई टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री हो तो वहां रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्या? वहां भी होगा, और सब जगह रिफ्रैक्शन एक ही नियम के हिसाब से होता है, और वो नियम देने वाला कौन था? स्नेल्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ देखने वाले हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से पहली बात सबको समझ में आ गई है, रिफ्रैक्शन क्या चीज है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम उसको जनरली रिफ्रैक्शन कहते हैं, और उसमें क्या देखने को मिलता है ना? रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ, और डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे हट जाती है, यही है। तो अब किसी के दिमाग में तुरंत एक बात आएगी कि रेयरर और डेंसर मीडियम क्या है? रेयरर मीडियम क्या है और डेंसर? कैसे हम माने कि मीडियम बदल गया? भाई पहली बात तो ये कि ये सारे डिस्कशन ट्रांसपेरेंट मीडियम में चलते हैं, तो हवा भी कैसी है? ट्रांसपेरेंट। पानी भी कैसा है? ट्रांसपेरेंट। तो ऐसा क्या अंतर पड़ गया कि मीडियम बदल गया? तो कौन सी? ओके, तो बहुत लोगों के दिमाग में है कि डेंसिटी बदल जाने से मीडियम बदल जाता है। काफी हद तक ये सही भी है, लेकिन यहां हम मीडियम की डेंसिटी से ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। बात समझ रहे हैं? लाइट की स्पीड अगर किसी कारण से चेंज हो रही है तो हम कहेंगे मीडियम बदल गया, चाहे वो एक ही डेंसिटी का क्यों ना हो। यानी जो फिजिकल डेंसिटी हम लोग बोलते हैं, मास डेंसिटी, वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? लाइट की स्पीड अगर किसी वजह से चेंज हुई है तो हम कहेंगे मीडियम बदल गया। और जहां पे लाइट की स्पीड बदलेगी वहीं पे स्नेल लॉ हम लगा सकते हैं, वहीं पे एंगल में बदलाव पक्का है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जब भी मैं कहता हूं ये डेंसर ये रेयरर है, तो इसका मतलब यहां स्पीड काफी कम है और यहां स्पीड या तो मैक्सिमम है या तो कम हुई है। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड कहां होती है लाइट की? वैक्यूम या एयर में। तो रेयरर आमतौर पे क्या होगा? रेयरर मतलब ये कंपैरेटिव वर्ड है। यहां स्पीड अगर 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो यहां 2 × 10⁸ है, तो ये रेयरर हो गया, क्योंकि यहां स्पीड ज्यादा है। हम लोग आमतौर पे ट्रैफिक में जाते हैं तो कहते हैं आज बड़ा घना ट्रैफिक है। घना मतलब क्या होता है? डेंसर। और ज्यादा ट्रैफिक होता है तो स्पीड क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। तो बस इतना समझ लो यार, जहां डेंसर है वहां इसके मुकाबले स्पीड, यहां लेस स्पीड है और यहां स्पीड ज्यादा है। और ऐसे में जब रे जाएगी तो क्या होगा बताओ, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे? अवे, है ना। और अगर उल्टा मैं बात करूं, डेंसर से रे गई है, रेयरर से रे गई है, रेयर से रे गई है डेंसर में, तो क्या होगा, नॉर्मल की, है ना। डेंसर में जो एंगल होगा वो रेयरर वाले एंगल से कम होगा, है ना। यही रिफ्रैक्शन है। बात क्लियर है? तो डेंसर मीडियम क्या है, रिलेटिवली लेस लाइट स्पीड, वो हो गया डेंसर। रेयरर क्या है, रिलेटिवली मोर लाइट स्पीड। जहां लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उसको हम रेयरर बोलेंगे। ये कंपैरिजन है, जब तक दोनों के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम रेयरर डेंसर नहीं कह सकते। मैंने कहा यार, यहां अगर स्पीड 1 × 10⁸ है, यहां अगर 2 × 10⁸ है, तो कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, इसके मुकाबले रेयरर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक मीडियम हो जहां 2 × 10⁸ हो और एक जगह 3 × 10⁸ हो, 3 × 10⁸ हो? तो बताओ 2 × 10⁸ अब क्या बन गया, डेंसर बन गया, और ये क्या बन गया, रेयरर। तो मैं कहूंगा इसके मुकाबले ये क्या है, रेयरर, और इसके मुकाबले वो क्या है, डेंसर है। तो ये कंपैरेटिव वर्ड है। ऐसा नहीं कि 2 × 10⁻⁴ स्पीड वाले को हमने रेयरर बोल दिया तो वो हमेशा रेयरर रहेगा। देखो जरा, यही स्पीड वहां भी है लेकिन उसका नाम हमने क्या बोल दिया, डेंसर। क्या जनता समझ पा रही है? तो देखो यार, डेंसर या रेयरर तय करने के लिए हमारे पास शब्द है स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन साइंटिस्ट के दिमाग में आया स्पीड को अलग रहने दो, एक और टर्म डिफाइन करते हैं जो मीडियम की पहचान बनेगा, और उस टर्म का नाम दिया गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो लाइट की स्पीड से रिलेटेड है मगर वो लाइट की स्पीड नहीं है। ये किसकी पहचान बताएगा, ये मीडियम की पहचान बताएगा कि मीडियम कितना डेंसर है या कितना रेयरर है। उसको एक नंबर देने का तरीका बनाया गया। क्या तरीका बनाया गया कि लाइट की स्पीड किसी मीडियम में जाने के बाद जितने फैक्टर से घट जाती है, जितने फैक्टर से कम हो जाती है, उस फैक्टर का नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैं कह दूं, बताओ कहीं पर अगर 1 × 10⁸ की स्पीड आ गई है तो वो वैक्यूम के मुकाबले कितने फैक्टर से कम हो गई है। अरे इतनी मैथ्स तो सोचो कि आमतौर पे 3 × 10⁸ होती है और यहां 1 × 10⁸ हो गई है, तो कितने फैक्टर से बदल गई है, 3 के फैक्टर से कम हो गई कि नहीं। अरे 3 × 10⁸ में 3 से डिवाइड करो तो 1 × 10⁸ आएगा कि नहीं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 3। यहां बताओ 2 × 10⁸ हो गई, कितने नंबर से डिवाइड करें कि ये आ जाए। अरे जो हमारी वैक्यूम वाली स्पीड होती 3 × 10⁸, उसमें कितने नंबर से डिवाइड करें कि 2 × 10⁸ आ जाए, 3/2 या 1.5। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया। चलो, फील करने में दिक्कत हो रही होगी तो फॉर्मूला सामने है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे डिफाइन किया गया है, अगर वो फैक्टर हम पता करना चाहते हैं कि कितने का फर्क पड़ गया, यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, वैक्यूम वाली स्पीड और मीडियम वाली स्पीड, ज्यादा कौन होगा, वैक्यूम वाला, कम कौन होगा, नीचे वाला। तो क्या हम गारंटी से कह सकते हैं एन का आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा या वर्स्ट केस में 1 के बराबर आ सकता है। क्या मैं ये गारंटी से लिख सकता हूं एन का आंसर 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। क्या जरा एक बार फिर से देख लें, मैंने इसको n बराबर 3 कैसे लिखा था। n की डेफिनेशन लगाओ जरा, क्या है n की डेफिनेशन, n की डेफिनेशन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइड बाई उस मीडियम की स्पीड कितनी है, 1 × 10⁸, 10⁸ खत्म, कितना आएगा 3। क्या आप समझ गए ये 3 कैसे आया। यहां बताओ n हम कैसे निकालेंगे,
2 इंटू 10⁸, 10⁸ खत्म, कितना आया? समझ गए 1.5 कैसे आया? तो इसको फील भी कर सकते, इतनी मुश्किल मैथ थोड़ी है। बात क्लियर है? क्या इन सब के n, इसका n बता सकते कितना होगा? अरे n क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई जिस मीडियम की बात कर रहे हैं वहां की स्पीड। तो ये भी कितना है? तो इसका n कितना होगा? 1। इसका n 1 है, इसका समझ गए? तो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसमें एक स्पीड हमेशा किसकी रहेगी और नीचे किसकी रहेगी? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं उसकी। तो देखो यार, ये उस मीडियम की स्पीड है और ये उस मीडियम का, ये v मीडियम उस जगह के n मीडियम को तय कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? यस, किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम। तो अक्सर यहां अगर कोई लिख रहा है वैक्यूम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। बात क्लियर है? बाय डिफॉल्ट यहां कुछ ना लिखा हो तो भी क्या माना जाएगा? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। लिखा हो तो भी क्या माना जाएगा? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ये टर्मोलॉजी क्लियर है? कैसे लिखा जाता है क्लियर है? अगर मैं कहीं ऐसे लिख देता हूं N2, तो ये होगा C अपॉन V2। नहीं, इसका मतलब तुमने यहां क्या सोचा है? वैक्यूम। अगर मैं यहां 1 लिख दूं, 1 लिख दूं, इसका मतलब मैं इसका कंपैरिजन वैक्यूम से नहीं कर रहा हूं, इसका कंपैरिजन किसी ऐसे मीडियम से कर रहा हूं जिसके अंदर कुछ स्पीड है। बात क्लियर है? तो अगर मैं 1 एंड 2 लिखूंगा तो नीचे तो V2 आएगा, लेकिन ऊपर आएगा V1, जिस मीडियम से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 किसके रिस्पेक्ट में? 1 के। ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है? 1 के रिस्पेक्ट में। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में होता है? कोई कुछ ना बोले तो किसके रिस्पेक्ट में होता है? वैक्यूम। लेकिन अगर कोई बोल दे कि 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में बताओ तो क्या करेंगे? V1 बाई V2। हम क्लियर है? अच्छा, मान लिया मैंने कहा ये V1 किसी मीडियम की स्पीड है, तो उसका अपना n रहा होगा, वैक्यूम वाला। वैक्यूम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको एक नाम और देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब कोई कुछ ना बोले कि हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन किसका होता है? वैक्यूम से। तो क्या जितने भी मीडियम दुनिया में एग्जिस्ट कर सकते हैं सबका n निकाला जा सकता है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में? नहीं निकाला जा सकता। निकाला जा सकता है। और लेकिन दो मीडियम का आपस में निकालना हो तो तुम्हें क्या चाहिए? V1 बाई V2। और क्या बताओ, V और N आपस में कैसे रिलेटेड हैं? देखो, क्या N V के साथ इनवर्स रिलेशन में है? तो क्या V1 बाई V2 को और हम क्या लिख सकते हैं? N2 बाई, ये N2 और ये N1, ये किसके रिस्पेक्ट वाले n हैं? ये सब वैक्यूम के रिस्पेक्ट वाले हैं। यानी दो वैक्यूम के रिस्पेक्ट वाले n की मदद से हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ला सकते हैं। क्या बात समझ रहे हैं? इनमें मैंने कुछ नहीं लिखा बगल में, तो इसका मतलब ये किसके रिस्पेक्ट वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं? वैक्यूम के रिस्पेक्ट वाले। तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ला सकते हैं। नोट करते जाएं। देखो यार, जितना लिखा है उसके अलावा नोट करना है। तुम नोट कर लो, ज्यादा लिखने को है ही नहीं, कुछ नोट करते जाओ, बैठे बैठे क्या होगा। हाँ, अच्छा बताओ, यहां मैंने क्या बताया? n का आंसर, ये डिफॉल्ट n का आंसर क्या उस मीडियम की स्पीड से रिलेटेड है कि नहीं है? देखो, c बाई c फिक्स है, तो n v के साथ इनवर्स रिलेशन में है, तो v1 बाई v2 क्या होगा? n2 बाई n। बस यही लिखा है मैंने। हाँ, मतलब ऑफलाइन की फीस पूछ रहे हैं, मैंने बताया था इसलिए।
हाँ भाई, किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी किसी से रिस्पेक्ट में हो सकता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में होता है? वैक्यूम का रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का। यानी हर मीडियम जिसकी कुछ स्पीड है, जिसके अंदर लाइट की कुछ स्पीड हमें पता है, उसका हम एन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसका निकाला, इसका निकाला। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है भाई? तो देखो यार, मैंने यहां पर बाकी दुनिया से हटते हुए बाउंड्री को प्लेन नहीं बनाया है, ताकि दिमाग में ये ना जाए कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्लेन मिरर के लिए होता है, प्लेन बाउंड्री के लिए होता है। कैसी बाउंड्री के लिए होता है? किसी भी तरह की बाउंड्री जिसमें एक रे आई है, रे गई है, इधर का एंगल θ1 है, इधर का एंगल θ2 है, तो ये θ1 θ2 किस नियम से बंधा है? अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन किस नियम के हिसाब से होता है। तो नियम बड़ा सिंपल है। स्नेल ने ये नियम दिया था कि जो साइन ऑफ थीटा है, जो साइन ऑफ थीटा है, ये इस थीटा का जो साइन ऑफ थीटा है वो उस मीडियम की स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ रहे हैं? ये नियम है। साइन थीटा किसके प्रोपोर्शनल होता है? उस मीडियम की स्पीड के प्रोपोर्शनल। जहां स्पीड कम वहां साइन थीटा कम। बड़ा सिंपल है। जहां स्पीड कम वहां साइन थीटा कम, यानी थीटा कम। जहां स्पीड ज्यादा वहां थीटा ज्यादा, क्योंकि साइन थीटा ज्यादा थीटा ज्यादा। तो यार इस लॉ को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू व्हाट? v1 बाई v2। और v1 बाई v2 को अभी अभी हमने क्या लिखा था? n2 बाई n1, है ना? लिख सकते हैं कि नहीं? यार इस पूरी कहानी में आमतौर पे इजीली अवेलेबल डेटा क्या होता है मीडियम के लिए? स्पीड या एन? तो आमतौर पे क्वेश्चन में स्पीड देने का फैशन नहीं है, एन देने का फैशन है। तो मैं इन दोनों चीजों को इक्वेट करके एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं, इजी रिजल्ट लिखने वाला हूं। क्या क्या इस n1 को यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस साइन θ2 को उधर पहुंचा दें, तो रिजल्ट आएगा n1 साइन θ1 इज इक्वल टू क्या? n2 साइन। तो आम आदमी के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है स्नेल लॉ का। ठीक है यार, हम ऐसे चीजों को क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ये याद करना है, n1 साइन θ1 इज इक्वल टू n2 साइन θ2। इजी है यार। देखो जिस तरफ n1 है उसी तरफ θ1, जहां n2 है वहां θ2 है। मुश्किल है कुछ? तुम चाहो तो एक स्टेप पीछे जाओगे तो साइन θ2 नीचे ले आओ, n1 उधर पहुंचाओ, तो साइन θ1 बाई साइन θ2 क्या आ जाएगा? n2 बाई n1। जैसे इजी लगे। कोई दिक्कत है भाई? अब उसमें v की एंट्री नहीं हो पाएगी। तो देखो यार, इतना तो सबको याद ही है, v और n में 36 का आंकड़ा है, v n के साथ इनवर्स रिलेशन में है। तो तुम एक स्टेप पीछे जाओगे तो ये दोनों आ जाएंगे, और फिर n2 बाई n1 को क्या लिख दोगे? v1 बाई v2। तो पूरी कहानी रिकवर हो जाएगी। एक और बात, एक और फैक्ट, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तुम्हें पता है लाइट इज अ वेव। तो थोड़ी सी हम वेव की बात कर रहे हैं। जब वेव है तो उसका अपना वेवलेंथ होता है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में आपस में एक रिलेशन होता है। क्या होता है भैया? मॉडर्न फिजिक्स नहीं चल रहे हैं। v इक्वल टू न्यू लैम्डा। किसी भी वेव के लिए, चाहे वो मीडियम वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो लाइट वेव हो, ये फॉर्मूला कभी ना कभी लाइफ में सबने पढ़ा होगा, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो अभी अभी हमने बात क्या करी कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो क्या बदल जाता है? स्पीड बदल जाता है। इसकी तो गारंटी है। क्या नहीं बदलता है? तो ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन है कि लाइट जब किसी मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी हम न्यू से डिनोट कर रहे हैं, while changing the medium, while changing the medium। तुम ऐसे याद रख सकते हो कि देखो यार, लाइट की कलर पहचान उसकी फ्रीक्वेंसी से होती है।
अब नीले रंग की लाइट अगर ग्लास के अंदर चली जाए तो वो नीली रहती है या बदल जाती है? करके देखना घर पे, एक लेजर लाइट, लाल रंग की लेजर लाइट कांच के अंदर डालना, देखना वो कैसी नजर आ रही है। तो लाल रंग लाल रहता है, नीला रंग नीला रहता है, और लाइट की कलर पहचान किससे है? फ्रीक्वेंसी से। तो क्या कलर चेंज नहीं होता? इसका मतलब क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब यार फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फिक्स है, और स्पीड बदल जाती है यार, इसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन ये भी पता है v बदल जाता है, तो क्या लैम्डा का बदलना जरूरी है कि नहीं है? भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है एक रिलेशन में एक चीज बदले दूसरा ना बदले, एक चीज फिक्स हो ये अकेले बदल जाए, रिलेशन गड़बड़ नहीं हो जाएगा? अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो v लैम्डा के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं? अगर v बढ़ेगा घटेगा तो लैम्डा भी घटेगा, यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं? v1 बाई v2 इज इक्वल टू क्या? लैम्डा 1 बाई। तो यार स्नेल लॉ में मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं, v1 बाई v2 इक्वल टू क्या? लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो अब हमारी यार कहानी में चार किरदार हो गए, थीटा, स्पीड, एन और लैम्डा। क्या ये पूरा फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है तुम इसको टुकड़ों में याद रखो? क्या ये सबको याद होता दिख रहा है कि नहीं? क्या ये याद है तो तुम एक स्टेप पीछे जा सकते हो, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 क्या? n2 बाई n1 हो गया काम। अब मुझे बताओ, क्या अभी अभी हमने थोड़ा देर पहले क्या n इक्वल टू सी बाई बी पढ़ा है कि नहीं? n इक्वल टू सी बाई बी, तो इतना समझ में आ रहा है कि n v के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, n v के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो क्या n2 बाई n1 को हम क्या लिख सकते हैं? v1 बाई v2। तो ये भी बात समझ में आ जाएगी। अभी अभी मैंने ये पढ़ाया कि v लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या v1 बाई v2 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 होगा? तो क्या ये भी समझ में आ जाएगा कि ये और इसकी एंट्री कैसे होना है, सब समझ में आ जाएगा। तो हम 3 स्टेप में चीजें याद रखेंगे, एक ये फॉर्मूला, दूसरा v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तीसरा n इक्वल टू सी बाई वी। तो पूरी कहानी कनेक्ट हो जाएगी। एक साथ कोई इसको रटने की कोशिश ना करे, सबको दिक्कत होती है यार, कौन ऊपर कौन नीचे, ये सब चीजें प्रॉब्लम करेंगी। क्या तुम्हें n इक्वल टू सी बाई वी ये फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा या इसके बिना काम चल सकता है? अरे अगर कोई क्वेश्चन स्पीड देके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवाने वाला आ जाए तो क्या इसके बिना काम चल सकता है? यानी ये तुम्हें रट के जाना ही पड़ेगा। क्या v बराबर न्यू लैम्डा तुम भूल के जाने वाले हो? ये तुम्हें रटना ही पड़ेगा। क्या ये तुम्हें रटना ही पड़ेगा? तो जब तुम 3 चीजें याद कर चुके हो तो फिर ये याद रखने की जरूरत, इससे ये आएगा, और फिर तुमने कहा कि n और v इनवर्स रिलेशन है तो तुरंत ये आ जाएगा, इनवर्स का मतलब n2 बाई n1 तो v1 बाई v2, और v लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसी v1 बाई v2 लिखा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा लैम्डा 1 बाई। बस ऐसे तुम पूरी कहानी को रिकवर कर सकते हो। रिकवरी प्लान जरूर बनाते जाएं, क्योंकि यार हर चीज हमें डाइजेस्ट नहीं होती है, सही तरीके से दिमाग में रखेंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगी, याद भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला हम जबरदस्ती डाइजेस्ट नहीं करेंगे। तो इससे भी बहुत छोटा ही मिटता है। तो पूरा फॉर्मूला हम याद नहीं रखेंगे, हम बस टुकड़ों में चीजों को याद रखेंगे, और वो टुकड़े मैंने 3 अलग अलग हिस्सों में समझाए हैं। ये बढ़िया है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 2 और तीसरा ये। 3 चीजें हमें अलग अलग याद रखना है। याद रखना कि याद हो जाना चाहिए इतनी देर में। अभी हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आ जाएं, इतनी बात क्लियर हो गई है। चलो ओके, यहां मैंने क्या है, मल्टीपल बाउंड्रीज दिखाई हैं। ये बाउंड्री 2 मीडियम को अलग कर रही है, ये बाउंड्री 2 मीडियम को अलग कर रही है। बाउंड्री मतलब क्या,
कोई चीज नहीं है, यहां मीडियम अलग है, यहां मीडियम अलग है, तो बीच में बाउंड्री है। बस ये बताता है कि यहां से अलग हो गया है। ये लाइन खींचने का ये मतलब नहीं कि ये लाइन किसी अलग मीडियम की है, नो, लाइन किसी मीडियम की नहीं है। लाइन के इधर एक मीडियम है, लाइन के उधर दूसरा मीडियम है, ठीक है। तो अगर मैंने यहां कोई लाइट रे डाली है θ1 एंगल पर, तो आगे जाके वो एंगल चेंज करेगी कि नहीं, कुछ θ2 हो जाएगा। अच्छा, ये सारी बाउंड्रीज आपस में पैरेलल हैं, तो क्या उन पे ड्रॉ किए नॉर्मल्स वो भी आपस में पैरेलल होंगे? पैरेलल का हम क्या फायदा उठा सकते हैं? पैरेलल का फायदा ये है कि अगर ये एंगल θ1 है, ये θ2 है, तो ये θ2 है, तो ये भी θ2 होगा कि नहीं? ये देखो यार, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये θ2 तो ये भी क्या होगा, θ2। अब यहां से यहां स्नेल लॉ लगेगा, थीटा बदलेगा कि नहीं? अरे मीडियम बदला है तो थीटा बदलेगा, कुछ θ3 हो गया है, लेकिन अगर ये θ3 है तो ये भी, फिर यहां से यहां मीडियम बदला है तो थीटा बदलेगा कि नहीं? ये कुछ θ4 हो जाएगा। अभी हम क्या इन दोनों मीडियम के लिए स्नेल लॉ लगा सकते हैं क्या? n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin, ठीक है। फिर बताओ इधर और इधर के लिए क्या लगा सकते हैं? नहीं, यहां तक आए ना अभी। फिर इसको इसके लिए क्या लगा सकते हैं? देखो यार, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या सब आपस में बराबर हम लिख सकते हैं? इसका फायदा क्या है यार? ऐसे लिखने से फायदा ये है कि हो सकता है कि हमें बीच वाला डेटा बिल्कुल ना पता हो, हमें पहले वाले दोनों चीजें पता हो और दूसरे वाले में कोई एक चीज पता हो, तो क्या दूसरी चीज निकल आई कि नहीं? हम इधर की बातें इधर से सीधे कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं? हम n1 sin θ1 n4 sin θ4 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? क्या बात समझ रहे हैं? बीच की कहानी ना भी पता हो तो हम इसकी गारंटी ले सकते हैं, हमें n1 θ1 पता है, n4 पता है, तो θ4 निकाल सकते हैं कि नहीं? क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। नोट कर लिया भाई लोग? यहां एयर है, यहां एयर है, ये कोई मीडियम है, हमें पता नहीं कौन सा मीडियम है। ये एंगल 45 डिग्री है, यहां एंगल पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन इतना पक्का है कि ये भी कितना हो गया होगा, तो ये θ3 क्या होगा? चलो इसका मीडियम में दे देता हूं, नहीं तो तुमको कुछ दिया है नहीं। नहीं, √2, इसका मीडियम है √2। θ3 कितना होगा? कितनी मेहनत कर रहा है तुम लोग। यहाँ एयर है, यहाँ एयर है, θ3 पूछा मैंने। 45 नव्या यही है, क्या आंसर आएगा? क्या हम सीधे यहां से यहां नहीं आ सकते? n1 sin 45 इक्वल टू n3 sin θ3। अब n1 क्या है? 1, और n3 क्या है? 1। और ये भी एयर है, ये भी एयर है, तो 1 sin 45 इज इक्वल टू क्या? 1 sin θ3, तो θ3 कितना आ गया? 45। कोई दिक्कत है यार?
और इसमें कैसे दिक्कत हो सकती भाई? जिस मीडियम चले से फिर उसी मीडियम में आ गए तो एंगल भी वही होगा, कोई दिक्कत है? अच्छा, कोई ये थीटा पूछे बता सकते हो? ये थीटा बीच वाला, बीच वाला थीटा कैसे बताएंगे? 30 डिग्री आएगा। The angle sin 45 is equal to root 2 sin theta. नहीं बता पाएंगे। अरे यहां और यहां में क्या लगा सकते हैं? 1 sin 45 इज इक्वल टू n sin थीटा, ये थीटा, और n की जगह कितना दिया है? √2, तो sin थीटा नहीं आ जाएगा? कितना आया? आया किसी का? कितने लोग आ गया यार? sin थीटा बस 90, कितना आया? भैया इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन पे चर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, सही है। जनता का पोल किया है तुमने? हाँ भाई, sin 45 1/√2, ये √2 sin थीटा, ये √2 नीचे आएगा तो क्या √2 इंटू √2 कितना हो गया? 1/2। अरे ये 1/2 हो गया भाई, और 1/2 जब sin थीटा होता है तो थीटा कितना होता है? 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। इसमें कौन सी मुश्किल है? कोई दिक्कत है भाई लोग? अच्छा एक लाइट रे बिल्कुल ऐसे गिरी है, ठीक है, तो थीटा 1 कितना होगा यहां, थीटा 2 कितना होगा, थीटा 3 कितना होगा? 3 एंगल बताना है। रे फॉल नॉर्मल टू द सरफेस, रे इज फॉलिंग नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस पे नॉर्मल फॉल करी है, ये मीडियम n बराबर √2 वाला है, तो थीटा 1 कितना, थीटा 2 कितना, थीटा 3 कितना? 3 क्वेश्चन है ना। वापस क्या होता है? फिर से बोल। एक रे ऐसे गिरी है तो उसका थीटा 1 यानी नॉर्मल के साथ एंगल, थीटा 2 यानी नॉर्मल के साथ एंगल, थीटा 3 यानी नॉर्मल के साथ एंगल बताना है। गुड, फिर से। हाँ तो सभी सही कह रहे हैं कि अनडेविएटेड चली जाएगी, मगर मैंने ये कहाँ पूछा? मैंने पूछा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 बताओ। हाँ कुछ नहीं बना मतलब क्या? उसको वैल्यू नहीं दे सकते? बताओ। अच्छा ये अपने नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे है? 0, तो थीटा 1 0 है। अब 1 sin 0 इज इक्वल टू n sin थीटा 2, ऐसे लगा सकते हैं यहां से यहां, ये पूरा 0 है तो sin थीटा 2 कितना आ गया? 0, और sin थीटा 2 0 आता है तब जब थीटा 2 क्या होता है? 0, तो ये भी 0 आ गया। फिर यहां स्नेल लगाओगे तो मैथ से भी इस बात को दिखाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर केवल इसकी थ्योरी अकेले है। देखा जाए तो हर थ्योरी का मैथमेटिकल आंसर तो होता ही होता है, अगर हमें दोनों तरीके से पता हो तो क्या बुराई है? आंसर न्यूमेरिकल में ही पूछा जाएगा तब। क्या दिख रहा है कि थीटा 2 0 आएगा, थीटा 3 भी 0 आएगा? ऑब्वियसली हम कह सकते हैं रे गोज अनडेविएटेड, रे गोज अनडेविएटेड, जैसी जा रही है वैसी आर पार निकल जाएगी। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। कोई दिक्कत है भाई? चलो कुछ थोड़ा बेटर क्वेश्चन दिए जाए और ये भ्रम दूर किया जाए कि प्लेन बाउंड्री पे ही रिफ्रैक्शन नहीं होता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर बताना है, बाकी सब जगह एयर है, और ये θ3 बताना है। जो हो गया है बोलेगा नहीं, बुला के दिखा सकता है। क्वेश्चन सामने है, जब मैं बताऊंगा तो सब बढ़िया लगेगा, पहले करो तो तारीफ है। ठीक, थोड़ा आगे आगे दिमाग दौड़ाएं। ठीक, ठीक है। तो यहाँ से n sin थीटा इक्वल्स टू √3/2 आ रहा है, और एक आ रहा है और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर n sin थीटा इक्वल्स टू sin 60 और ये बराबर हो जाएंगे, तो वहाँ से ये हो जाएगा कि √3/2 इक्वल्स टू sin 2 थीटा। फिर आपको sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद है? पता है θ2, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ और किया है, θ3, पहले वो निकालो, अभी क्लू मिलेगा। ठीक, कोशिश तो करो यार, पेन रोकने से थोड़ी कोई फायदा है। ये डायग्राम दिखाओ यार उसको। अच्छा लिखा तो है उधर, देख लो, उधर ही देखो। हाँ, इतनी जल्दी सरेंडर नहीं चाहिए मुझे, बिना जूझे अगर तुम आंसर पूछोगे तो सब बेकार चला जाएगा। तो इसका आंसर ज्यादातर लोगों ने दे दिया है। हाँ सही है, 120। क्यों, ये बताओ, स्नेल लॉ जब हम लगाते हैं तो एंगल नॉर्मल से चाहिए होता है या कहीं भी कोई एंगल पड़ा है उठा लेना है? दिखाओ जरा। पहली बात तो ये सेंटर था, सेंटर के नीचे खिसका दिया है। ये नॉर्मल्स ऐसे था, देखो जरा, सेंटर से बना है ना। हाँ, और रे यहाँ से आई है कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और फिर वो ये एंगल 120 दिया है। हमें बताओ, ये θ1 है तो θ2 नॉर्मल के साथ चाहिए, ये है नॉर्मल, ये एंगल चाहिए ना, तभी तो स्नेल लॉ लगा पाएंगे। क्या ये एंगल 120 नॉर्मल के साथ, ये तो दो नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो वो एंगल पता करो, कैसे पता चलेगा? हाँ भाई, कुछ चला दिमाग? जब मैं बताऊंगा ना यार तो सबको अपने ऊपर शर्म आने लगेगी, तो ये शर्म आना चाहिए यार। पहले देख लो यार, इससे पहले कि तुम ये ना कहना कि सर बस रह ही गया था, थोड़ा सा रह गया था। गुड, बस बहुत क्लोज हो, परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके हो। बस एक लाइन और लिखना है भाई। एन कैसे निकलेगा? एन कैसे निकलेगा? स्नेल लॉ से लगाओ। ऊपर लिखा है, वो जो बाहर लाइन निकली है वो पैरेलल टू एक्सिस है। ये बताओ, पूरी लाइन में तुम्हारा अननोन क्या है? ये बताओ, तुम कहाँ कहाँ स्नेल लॉ लगा रहे हो? इधर और यहाँ। sin θ1 हम्म, and θ3। ठीक है, θ3 30 डिग्री है, कैसे पता चला θ3 30 डिग्री? 120। क्या ये और ये एक ही चीज है क्या? तो sin 60 की क्या वैल्यू और θ3 तो यहीं से आ गया। अगर ये 1 1 है तो θ3 अननोन मानो, तो वो पता है कितना आएगा θ3? देखो, 1 sin θ3 1 sin 45, 1 1 खत्म, तो θ3 कितना आ गया? 45 आ गया। तुम देखो, n इसका लाना है ना भाई, स्फीयर का n लाना है। तो जब स्फीयर का n लाना है तो तुम स्नेल लॉ कहाँ लगाओगे? इधर और इधर के। नहीं यार, अब इतनी देर में तो ये हो ही जाना चाहिए। बताओ, अच्छा सेंटर से खींची हुई कोई भी लाइन स्फीयर में नॉर्मल होती है कि नहीं? ये 45 है, अगर हमें ये एंगल पता चल जाए
तो हम स्नेल लॉ लगा के n ला देंगे। एयर का मीडियम 1 होता है तो यहां लगेगा 1 sin 45। स्फीयर का मीडियम हमें पता करना है तो n sin थीटा लगा के n आ जाएगा कि नहीं, लेकिन n लाने के लिए पहले थीटा पता होना जरूरी है। तो क्या थीटा लाने के लिए सफिशिएंट हिंट दे रखा है कि नहीं, बताओ। अच्छा, ये 120 है और सेंटर से डाली गई ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी कि नहीं, दोनों रेडियस है, तो इसका मतलब ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तीनों एंगल का सम 180 है तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। बस थीटा की जगह हमें लिख देना है 30 डिग्री। तो बस एक ही n तो अननोन रह गया। क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था? देखो यार, जब तक मैं मौका नहीं दूंगा तो दुनिया में हर चीज मुश्किल है। तुम रोज रोज दिमाग लगाओगे, तुम्हारे अंदर से सारे ये सब रुकावटें खत्म हो जाएंगी जो तुम्हें रोकती हैं। पता नहीं कौन सा भूत आता है जो तुम्हारे हाथ में एकदम पकड़ लेता है कि इससे आगे मत बढ़ना, ये तुम्हारी लिमिट है। ये 2 इधर जाएगा तो n का आंसर आ रहा है 2/√2। तुम चाहो तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा कितना, √2। कितने लोगों ने मुझसे पहले निकाल लिया ये, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये θ3 कैसे निकालोगे? अच्छा बताओ, यहां और यहां में तुम 1 sin 45 क्या n sin थीटा लिख रहे थे? क्या यहां और यहां में n sin थीटा 1 sin θ3 लिख सकते हो कि नहीं? ये पैरेलल सरफेसेस नहीं है लेकिन सीन वैसा ही है। देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है कि नहीं, तो क्या हम इसको सीधे इससे कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं? अरे देखो, 1 sin 45 n sin थीटा के बराबर है और n sin थीटा किसके बराबर है, 1 sin θ3 के। तो क्या मैं सीधे लिख सकता हूं 1 sin 45 यानी बाहर वाला, 1 sin θ3 यानी बाहर वाला, तो θ3 का आंसर कितना आ गया 45। ये कितने लोगों ने कर लिया यार सेकंड वाला, कोई दिक्कत है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये 30 पता चल गया था, n भी पता चल गया था, तो यहां से यहां फिर से स्नेल लॉ लगा सकते थे, कर सकते थे। बट मैं जो मेथड बता रहा हूं वो तुम्हें बिना इस अंदर की एनालिसिस पे जाए भी आंसर बता सकते हो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तुम अंदर को भूल जाओ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो बाहर का एंगल तुम पहले ही बता सकते थे। पिछला क्वेश्चन किया होना जरूरी नहीं है। क्या किसी को कोई दिक्कत है अभी? अगले में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिया नहीं है, पूछ लिया है। इतना 60 हो गया? अच्छा, अगले का हिंट मैंने अभी अभी दिया है, अगर किसी को दिमाग में आया हो। अभी अभी मैंने हिंट ये दिया है कि अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, अगर ये 60 है तो यहां एक नॉर्मल बना दो, ये भी कितना होगा। ये हिंट है। यही हिंट है। और एक और बात क्वेश्चन में लिखी है कि ये रे इस एक्सिस के पैरेलल है। देखो ऊपर लिखी है, कौन सा, ये 60 हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल क्लोज है न्यूक्लियर बम बनाने की। तो वो 30 हो जाएगा सर। एक लाइन बना के 90 करो। अरे तो लीनियर पे 180 तो उधर बनाना है यार, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ कुछ। तुम लोग उतना ही क्लोज पहुंच चुके हो जितना ईरान पहुंच चुका था परमाणु बम के। यार ये 60 दिया था और ये 60 हमने अपनी समझदारी से निकाला है नहीं, निकाला है हमने अपनी मेहनत से। हाँ, अब देखते हैं एक दो लोगों का और आंसर। नॉट श्योर यार, कितना करीब है यार। जैसे ही मैं मुंह खोलूंगा तुम कहोगे ओ माय गॉड, इतनी सी बात नहीं सोच पाए। क्यों बेइज्जती कराना चाहते हो यार? देख लो तुम लोगों का कैसे। हाँ,
ऐसे परपेंडिकुलर किया था 90 डिग्री। डन, गुड, वेरी गुड, ठीक है यार। क्यों यार, मतलब थोड़ी सी बात के लिए अब तुम लोग करवाए। अच्छा ये बताओ, ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 120 तो क्या तुम ये वाला थीटा या ये वाला थीटा नहीं निकाल पाओगे? अभी तो निकाला है भाई, स्नेल लॉ लगाओगे तभी तो एन आएगा। देखो 1 sin 60 इधर का, एन sin थीटा। यार एन चाहिए तो थीटा चाहिए, तो इस थीटा के पीछे पढ़ना था तुम्हें। क्या ये थीटा आ गया कि नहीं? N2 is equal to root 3 अरे ये थीटा पहले बताओ कितना आया? 30 हो जाएगा। क्या ये तुम्हें नहीं स्ट्राइक करना चाहिए था यार? क्या 9 10th 11th सब पढ़ के आ रहे हो और तुम्हें ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि ये 60 डिग्री है तो ये थीटा कितना होगा? क्या थीटा, थीटा और 120 180, तो थीटा कितना? अच्छा किसी को अगर ये आता हो कि किसी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल, देखो यार किसी ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल सामने के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। मुझे नहीं पता कितने लोग ये पता है, ये थीटा थीटा का सम 60 होगा तो थीटा कितना होगा? 30। ये भी एक तरीका था आंसर निकालने का। कैसे? यहाँ 90 सेंटर से परपेंडिकुलर इधर इधर, हाँ फिर 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सा? ये और तो बचा हुआ 30 बचेगा। कौन सा 30? अरे सर वो 60 है, फिर उसके बाद 60 माइनस 90 तो 30 हो गया। कौन समझाना चाह रहे अरे हैं? सर हाँ, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। ये लोग ये बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ये गलत से। तुम बताओ क्या बोल रहे हो, कौन ये क्या क्या बोल चुके हो तुम लोग, मुझे समझना पड़ेगा। अरे सर हाँ जैसे सेंटर से परपेंडिकुलर मिला दे तो हाँ। ये 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ हाँ ये 60 और ये 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री बढ़ा देगा sin 30 की वैल्यू। हाँ, फिर क्या ये 30 क्या नॉर्मल के साथ एंगल है? ये वाला एंगल तो नहीं पता चला ना अभी तक, तो इस 30 का हम क्या करेंगे? कहीं भी कोई 30 आ जाए तो उससे क्या फायदा? और कोई क्या बताना चाह रहा था भाई? तो यही ये लोग बता रहे हैं। ये बताया हमें थीटा। अच्छा ये 60 है तो ये 30 होगा। पता नहीं लोग मुझे क्या समझा रहे हैं कि यहाँ 90 डाल दो, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। इस 30 का क्या करोगे? स्नेल लॉ तुम्हें इधर लगाना है। यहाँ 90 है, तो 120 ऐसे जोड़ रहे। अच्छा ये 30 आ गया, ये 90 आ गया। 180 माइनस 60 120 वैसे ना 120 आ रहा है। उलझो मत, तुम अपना क्लियर कर लो कि ये सही नहीं है। सर ये बढ़िया था, 30 निकाला उसके बाद 90 जोड़ा 120 और डायरेक्ट 120 माइनस 60 से 120। अच्छा 90 और 30 मिला के 120 हो गया, ये समझने के लिए। 120 समझने के लिए इतनी मेहनत करोगे तुम लोग, और ये किसी को नहीं समझ आ रहा है कि पूरी लाइन का एंगल 180 होता है, में से 60 घटाओगे तो 120 आएगा। आंसर लेट आया ना आपको। अच्छा तुम वही 120 समझा रहे थे मुझे, ठीक सॉरी, बट उससे दोबारा मत करना ऐसे, ठीक है? 120 निकालने के लिए तुम्हें यार क्या इतना नहीं, ये पूरा 180 ये 60 है तो ये बचा हुआ कितना होगा? चलो ठीक है, ठीक करते रहे। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ताकि पता चले कि हम कहाँ गलत हैं और किस जगह में नहीं बढ़ना है। चलो, तो क्या ये दोनों मुश्किल क्वेश्चन थे? क्या ये दोनों प्लेन बाउंड्रीज थी? स्नेल लॉ प्लेन बाउंड्री के लिए होता है या स्फेरिकल के लिए भी काम करेगा? दोनों के लिए, इसीलिए मुझे ये एग्जाम्पल घुसाना जरूरी था। चलो यार, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ, एज ऑलवेज टॉपिक की चीजों को कंफर्म करने के लिए कर डाला। गुड, गलत था वो। ये N1 N2 इतना परफेक्ट थोड़ी निकालना था। सर मैंने निकाल लिया वो। ठीक ठीक एंगल साइन ठीक, डन, वेल डन।
और कोई? ये 4000√2 मुझे क्यों लग रहा है 3000√2 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो √2 से ऊपर नीचे करेंगे तो 3000√2 हो जाएगा। ठीक। RI बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, चलिए पहले का है। ठीक है। अब तक हमने जितने फार्मूले पढ़े हैं सब इसमें यूज होने वाले हैं। एक एक करके करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बता दूंगा, तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। एन की डेफिनेशन क्या थी? एन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है C/V। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देखो क्या थी। N = C/V। कुछ नहीं लिखा है तो ये डेफिनेशन, N एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो ये लगाएं। उससे रेशियो आ सकता है, अलग अलग आंसर नहीं आ सकता। ये बताना है, समय बताना है, यहाँ से यहाँ लाइट के जाने का, यहाँ से यहाँ। ये वाला। हाँ हाँ, ये स्लैब 30 सेंटीमीटर की। वैक्यूम बाई उससे करके N1 वैक्यूम बाई उससे करके N2 1.5 एंगल थीटा बना के ये सब सॉल्व करो। ठीक। तो यार N1 वो होगा 3 × 10, अगला करो यार, 3 × 10⁸/2 × 10⁸, दैट इज 1.5। कितनों का आ गया यार? डन। दूसरा N2, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/स्पीड, इस मीडियम पे लाइट की स्पीड है √2 × 10⁸, तो मैं इसको सिंपली 3/√2 लिखने वाला हूं। कितनों का आ गया यार? हाँ भाई। अगला क्वेश्चन है, ये वाला एंगल बताना है रिफ्रैक्शन के बाद वाला, तो क्या लगाने वाले हैं? क्या लगाने वाले हैं? N1 sin θ1, N2 sin θ2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 × 1/√2, 3/√2 sin θ2, √2 गया। sin θ2 का आंसर सॉल्व करके आ रहा है हाफ, तो θ2 कितना आ गया? 30 डिग्री। कितने लोग का आ गया है? कोई दिक्कत है यहां तक? अगला क्वेश्चन पूछा है, अगर यहां वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम थी तो यहां वेवलेंथ λ2 क्या होगी? कौन सा फार्मूला यार? V1/λ1 और V1/V2 इक्वल टू क्या? λ1/, हाँ ये भी कर सकते हैं, या V1/V2 क्या होता था? N2/N1, वो भी कर सकते थे। ये ज्यादा बढ़िया है। V = न्यू लैम्डा याद रहता है, न्यू सेम है, इससे कर ले। तो पहले मीडियम में
और उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 6000 था। V2 √2 इंटू 10 की पावर 8 है और उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा हमें लाना है। अच्छा, जिस यूनिट में लैम्डा 1 रखोगे उसी यूनिट में लैम्डा 2 आएगा, रेशियो वाला क्वेश्चन है। लैम्डा 2 का आंसर आ रहा है 6000 √2 by 2, दैट इज 3000 √2 एंगस्ट्रॉम। कितने लोग आ गया यार? किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ चल, सर हम वैसे नहीं कर सकते थे, हमें दोनों थीटा पता ही थे। हाँ क्या इधर रख के आंसर क्या थीटा तो दोनों पता ही थे, 45 और 30। हाँ फिर वो 45/30 इक्वल्स टू 6000 अपॉन, इनमें वैल्यू तो डालिए सर, sin 45, साइन लगाना है मतलब, sin 45 1/√2 अपॉन। ठीक है। ये याद आता नहीं मौके पे, क्योंकि साइन थीटा का लैम्डा के साथ कोई फॉर्मूला दिमाग में नहीं आता है, तो हमें वो करना है जो तुम कर पाओ भविष्य में। क्या साइन थीटा का लैम्डा के साथ रिलेशन हमें याद नहीं आएगा। v बराबर न्यू लैम्डा सबको याद रहता है, तो यार अपनी आदतें वो बनाए जो बाद में रिकवर हो जाएं, ऐसी आदतें बिल्कुल ना बनाए। चलो एक और क्वेश्चन है, देखो यार इतने क्वेश्चन कर लो कि यहां पे यहीं का क्लियर हो जाए स्नेल लॉ के सिंपल क्वेश्चंस। ओके, इस क्वेश्चन में आधा काम तुम कर चुके हो, नहीं कर चुके हो, चलो करो, फिर से करो। क्वेश्चन है θ1 ये वाला बताना है, θ2 ये वाला बताना है। ये θ1 ये θ2, मैं θ2 θ3 नाम दे दूं, अगर नाम अच्छा ना लग रहा हो तो बदल दूं, ऐसे ठीक है। n दिया है, यहां का n √2 है, यहां का भी n कितना है √2। शुरू हो जाए। क्या लगाया टाइम के लिए? ये n फिर ये वाला और into 30। टाइम के लिए क्या लगाया, मतलब तुम्हारे पास क्या थ्योरी है उसके? कितना θ1 कितना है, θ2 कितना? हाँ सही है, आगे बढ़े। मेन क्वेश्चन तो सेकंड है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बहुत कर लिए हैं, काफी क्लोज हैं, बिल्कुल न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल क्लोज हैं। थोड़ी सी गलती है इसमें, बहुत थोड़ी सी गलती है। ये थीटा तक कौन है, इसके बाद ये इसका निकाल के हाँ हाँ हाँ, ये भी आंसर आ रहा है गंदा सा। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, v इक्वल टू न्यू लैम्डा है, हम्म की जगह 1/t जब फिर लैम्डा निकालना पड़ेगा। ना टाइम पीरियड बदलता है ना न्यू बदलता है, तो इसका काम क्या है उसको लिखने का। हम्म हम्म नहीं, यहाँ मीडियम अलग है, यहाँ मीडियम अलग है, जो मीडियम बदलता है तो स्नेल लॉ नहीं लगता, कोई आमने सामने सीधा थोड़ी गया है। बहुत सही जा रही थी, थोड़ी सी गलती एक हुई है यूनिट की। बताओ ये क्या सेंटीमीटर लिख सकते हैं? ये एंगल है 53 डिग्री। कौन सा 53? ये शैडो वाला क्वेश्चन आगे, पहले ये जिसका हो जाए वही आगे बढ़े। हाँ तुम बताओ कि टाइम कैसे निकाला है, तुमने कुछ अलग ही लगाया है, मुझे पता चले तुम्हारे दिमाग में क्या है, बताओ। समय बराबर, अरे समय लाना है तो समय के लिए कुछ तो लगाओगे, समय बराबर क्या? NR और ND लेके फिर ये 30 था ना, into तो क्या लेके किस में रखा, इसको उठाया तुमने कहाँ डाल दिया? NR और ND को कहाँ रखा? अपॉन पे डिविजन पे रख दिया, √2 अपॉन 2। ओके, ये क्या देता है? NR और ND का डिवीजन हमको क्या देता है? कोई फॉर्मूला लगाया हो तो मुझे बताओ। मतलब मन में एक भाव आया कि सर इसको डिवाइड करना, इसको मल्टीप्लाई करना,
तो हमने कर डाला, ये नहीं चलेगा। कोई सॉलिड आधार हो तो बताओ। गलती मिली? गलती ये है कि यहां से यहां ये 30 सेंटीमीटर थोड़ी चली है लाइट। 30 सेंटीमीटर तो ये लेंथ है ना। हाँ, ये 53 डिग्री है, ये सारी लाइट रेज 53 डिग्री पे गिरी हैं। अब इसकी ये लेंथ बताना, ये शैडो लेंथ ये। ठीक है, देखता हूँ। ये 10 हो जाएगा ना अगर ये 30 हाँ ये अंदर वाली क्या 10 हो जाएगी 10 यहाँ कैसे निकाला? हाँ भाई, चलो मैं लगा ही देता हूं आसान काम। √2 sin 45 इज इक्वल टू 2 sin θ1, तो √2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 2 sin θ1। √2 गया, sin θ1 इज इक्वल टू 1/2, θ1 कितना 30 डिग्री। अब तक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, सब में लगभग 30 डिग्री आंसर आया ही है। तो बहुत लोग तो ऐसे ही कह सकते हैं अरे 30 डिग्री आने वाला है, क्योंकि दूसरा डेटा बढ़िया मिलता नहीं है। तो ये थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, कितने लोग आ गया? तो ये तो होना ही चाहिए, नहीं हुआ है तो भी होना ही चाहिए था। हाँ 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो गया, बस इतना ही करना था। स्नेल लॉ यार, इससे आसान क्या हो सकता है दुनिया में भाई? इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? हाँ है, चुल्ली पर पानी रख, मुंह पे छींटे मारो, उससे ताजगी आती उसके ताजगी आ जाती है। यस गुड। ये सब बोलना सही नहीं है अभी क्योंकि सबका हुआ नहीं हाँ भाई, लाइट इधर से आई फिर इधर से गई, θ2 लाना है। तो ये तो तुम्हें अब पता ही चल गया यार, उसी मीडियम में आने पे एंगल भी वही हो जाता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 45। कितनों का हो गया यार यहां तक? इसके लिए तो मैथ्स भी लगाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें फील आ गया होगा। जिस मीडियम से चले उसी मीडियम में आ गए और सारी पैरेलल फेस हैं, तो 45 आना है। अब कहानी है कि लाइट का यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा। तो समय कैसे निकलेगा? क्या किसी ने कभी समय का फॉर्मूला पढ़ा है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें दो चीजों पे ध्यान देना है कि लाइट ने चला कितना है और लाइट की स्पीड कितनी है। अरे सबने पढ़ा होगा भाई, ऐसा कौन है जिसने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? इज देयर एनीवन जिसने ये फॉर्मूला ना पढ़ा हो? अब कोई ये ना कहे सर आपने पढ़ाया नहीं तो हम कैसे जाने। सब मेरे ही भरोसे बैठे थे क्या 10वीं 11वीं तक। वो अपना इजी वाला फॉर्मूला बता क्या? दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटा 4। समय बराबर दूरी बटा चाल। यस, सर देखना आगे तो तुम लोग चाल और दूरी पे ध्यान दो, कौन सी चाल है, कौन समझे? चाल कितनी, दूरी कितनी। चाल नहीं पता बस। चालाकी तो पता है तुमको इतनी सारी कहानी बता डाली। डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस कितना स्पीड कितना? एनीवन कोई बताएगा मुझे? डिस्टेंस हो जाएगा 32। अरे सर डिस्टेंस मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाला है। यहां से यहां P से Q, यहीं तक तो लाइट चली है अंदर। ये बता दे रहा हूँ। 30 into 2 by angle जो है ओके, स्पीड मैं बता देता हूं, बताओ स्पीड। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पूछ भी रहे हो, हाँ बताओ। क्या बताओ? किसी मीडियम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो स्पीड नहीं निकाला जा सकता। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था n इक्वल टू c बाई v। किसी मीडियम का n उस मीडियम पे स्पीड से रिलेटेड होता है। तो बता, अगर हमें v पता करना है तो क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा c बाई n, नहीं हो जाएगा? अरे n जब v से रिलेटेड है तो v n से रिलेटेड है, स्पीड 1.5 और n कितना दे रखा है 2। तो ये स्पीड आ गई भाई 1.5 इंटू 10 की पावर, स्पीड आ गई भाई। हमें उस मीडियम के अंदर स्पीड चाहिए थी, आ गई कि नहीं? डिस्टेंस, 60/√3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कोई बताएगा? 60/√3। हाँ बताएं। ओके, डिस्टेंस 60/√3
तो देखो यार डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्वेश्चन में दे रखी है ये 30 सेंटीमीटर। तो क्या लाइट 30 चली है? मेरा क्वेश्चन है लाइट 30 नहीं चली, वो P से Q चली है। क्या यहां एक ट्राइंगल नजर आ रहा है जिसमें हम PQ पता कर सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? हम लोग इसको बेस मान लें, इसको हाइपोटेनस मान लें। हाइपोटेनस पता करना है, बेस हमें देखो यार इस एंगल के लिए θ1 के लिए ये बेस है जो हमें पता है और हाइपोटेनस पता करना है। लगाएंगे cos थीटा जो कि 30 है इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमें 30 पता है तो क्या हाइपोटेनस पता चल जाएगा? cos 30 √3/2 60 √3 तो कितना आ गया यार h 60/√3, जिसको हम 20√3 भी लिख सकते हैं √3 से ऊपर। वेक्टर वाले मेथड से भी लगा दो, जो h है उसको x मान लो, 30 डिग्री किया तो सीधा डायरेक्ट निकाल लो x 30 = हाँ हाँ कंपोनेंट x cos 30 वो यही है बेसिकली। हाँ वो इसमें थोड़ा डिटेल में जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा आ गया है 60/√3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यूनिट का भी ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में रख रहे हैं तो ये भी तो मीटर में ही चलेगा, सेंटीमीटर थोड़ी चलेगा। 1.5 × 10⁻⁻10 खैर इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा यार, यही आंसर। 40/√3 × 10⁻⁻10 ये ऊपर जाएगा 40 बार चला जाए 40/√3 छक्का 90/√3 इंटू 10⁸ उधर जाएगा तो -10 आएगा। सर 40 बार जाएगा ना 60 के साथ, 10 बार करेंगे 15 होगा, 60 है तो 40 बार जाएगा। 60 को 1.5 से काटेंगे 40 आएगा सर। हाँ काटेंगे यार, सही बात है। 40/√3 × 10⁻⁻10 10⁻10 यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर लिख लो। है तो नहीं वैसे आंसर, कुछ ऑप्शन तो है नहीं भाई। किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो अब बताओ। क्या ये असंभव तो नहीं? मुश्किल था मैं मानता हूं, मगर असंभव तो नहीं था। डिस्टेंस सोचना थोड़ा सा था। और यार ट्राइंगल में बेस पता, एंगल पता, हाइपोटेनस निकालना क्या मुश्किल काम है? ट्रिग्नोमेट्री इसी दिन के लिए पढ़ाई गई थी कि तुम आज जाके ये जवाब दो मुझको, ये मुश्किल काम था। इसी दिन के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री से मुझे याद आया, कल 2 बजे कौन कौन आ सकता है? कल 11 बजे कुछ लोग आए थे पढ़ने, तो मैंने उनको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है। क्या पढ़ाया कल मैंने? कौन आया था कल? हाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई ना। तो कल जो लोग 11 बजे नहीं आ पा रहे हैं वो 2 बजे आ सकते हैं। कैसे, कितने लोग हैं ऐसे जो 2 बजे आ सकते हैं? तो तुम फिर से ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ोगे यार? तुमको पढ़ना है। अच्छा आ सकते हैं बट तुमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री फिर से। ये भैया भंडारे का प्रसाद नहीं जो हर मंगल लेना है। जरूरत हो तभी लेना है, जबरदस्ती आदत क्यों खराब करोगे? तुमको पढ़ना है, नहीं पढ़ा है एक भी बार, तुम पढ़ सकते हो, तुमने भी नहीं पढ़ा है। देखो वहां पे 2 चेयर पड़ी, एक वो रखी है, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। आराम से बैठ के पढ़ाऊंगा मैं। मेरा आराम खत्म करोगे तुम। हाँ भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए कल 2 बजे 2 लोग आ रहे हैं। डन। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ना, उसमें ऑब्ट्यूस एंगल के लिए साइन 120, साइन 220 ऐसा कुछ निकालना सिखाया जाएगा। मेन पर्पज ये है, साइन 240, साइन 330, कॉस 330, ये सब। ठीक, तो जिसको ये पढ़ना है कल आ सकता है। वैसे मैं बता दूं, हाथ पिछली बार भी बहुत लोगों ने उठाए थे, आए वही थे जिनको सही में पढ़ना था। तो कल 2 बजे। डन। अच्छा तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी? मैं ज्वाइन करी थी क्लास तो वो ज्वाइन ही नहीं हो पाई। मैंने एक मैसेज किया था कि जब भी कभी ऐसा हो तो फोन कर दो तो मैं ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है, कई बार क्या बैच के हिसाब से तो याद रहता है, मैडम को बता रखा है कि जोड़ना है तुमको, मुझे खुद याद नहीं रहता, तो इसलिए फोन कर दिया करो, तुरंत कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, बैठ के भी पढ़ाऊंगा तो भी कंप्यूटर ऑन रहेगा, तुम्हें वैसे ही दिखेगा जैसे बाकी बच्चों को दिखेगा। एक स्क्रीन शेयर हो जाएगा, एक स्क्रीन में मुझे दिखेगा। ठीक, हाँ भाई गुड। ये एंगल जो लाइट आ रही है, ये सारी लाइट
ये नॉर्मल के साथ 53 डिग्री पे आ रही हैं। हाँ, सारी लाइट पैरेलल है ना आपस में 53 डिग्री पे, 53 डिग्री पे। तो अगर यहां कहा गया है, पहले तो शैडो का मतलब पता है, शैडो क्या होता है? यस, वेरी गुड। शैडो की मीनिंग होती है परछाई हिंदी में। मतलब शैडो का मतलब इमेज नहीं होता है, इमेज होता है जो रे के जाने से बनता है, और परछाई होती है जो रे के एब्सेंट होने से बनता है। मतलब अगर सोचो यहां लाइट रेज आ रही हैं और बीच में कोई पोल आ गया, ऐसा पोल आ गया, तो क्या पोल वाला हिस्सा लाइट को रोक लेगा? तो पोल के ऊपर से लाइट आएगी, यहां लाइट पड़ रही होगी, यहां धूप होगी, लेकिन क्या पोल ने अपने लेंथ के हिस्से में लाइट को रोक रखा है? तो इतने हिस्से में क्या होगा? अंधेरा होगा, थोड़ा कम रोशनी होगी, बस कम रोशनी इस परछाई। वो इमेज जैसा कुछ नहीं है, रोशनी को रोका गया है, तो कहीं ज्यादा रोशनी है कहीं कम रोशनी है, तो इसी को परछाई बोलेंगे, शैडो बोलेंगे। तो ये लेंथ निकालना है। और अभी तो बिल्कुल सिंपल है, लाइट क्या बताओ सीधी लाइन में चलता हुआ हम मानते कि नहीं? तो यहां एक ट्राइंगल बना है जिसमें एक साइड पता है, दूसरी साइड निकालना है। लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली ये है, आधे में भर दिया पानी, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये पहले निकालो, नो डाउट इतना भी आसान नहीं, थोड़ी तो लगाओ पहले, फिर तुम्हें ये बताना है। अब यार पानी भर दिया है तो क्या लाइट सीधी चलेगी क्या? पहले ऐसे जाएगी फिर टर्न करेगी, और एक रे नहीं हर रे यही काम करेगी। तो सबसे किनारे वाली रे से हमें मतलब है, बाकी सबसे मतलब नहीं है। क्या ये डिसाइड करेगा कि शैडो कहां तक आएगा? ठीक है, अभी शुरू हो जाए। पहले तुम्हें दिमाग लगाना है हर बार, तभी मैं मदद करूंगा, तभी तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, अगला करें। तो tan θ2 कैसे पता चलेगा? sin θ2 पता चलेगा। 53 है। ठीक, गुड, ठीक। हाँ, 1053 होता है 4/3। सर ये देखिए, हाँ ठीक है मैं समझा नहीं था कुछ पहले, मैं दूसरा निकाल भाई, जस्ट अ मिनट। अगर ये 53 है तो ये 53 होगा। अच्छा, ये कैसे 53 हो गया यार? तो ये 37 हो जाएगा। टेन 37 होता है यार। वो ट्राइंगल बनाओ जिससे मैं रिकवरी प्लान बताता था। देखो यार, अगर मैंने ये सारे एंगल, सारी रे आपस में पैरेलल बोली हैं, तो हर रे वर्टिकल के साथ कितने डिग्री पे है? 53 पे। ऐसा तो क्या ये भी एंगल कितना होगा? 53 होगा। बस यही से ज्योमेट्री लगाना है। क्या यहां स्नेल लॉ लगाना पड़ेगा? यहां क्या लाइट कहीं टर्न हुई है क्या? यहां कोई स्नेल लॉ लगाने की जरूरत? ये 53 है, ये 53 है, बस हमें ये x बताना है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री क्या लगाएं? साइन कॉस टेन क्या लगाएं? 10 लगा दें। क्यों? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बस परपेंडिकुलर बेस को रिलेट करना है। बेस दिया है, h गिवन है, और x का आंसर h के टर्म में बताना है। क्या आया? h गिवन है, h के टर्म में ही आंसर बताना है, एल्जेब्रिक आंसर है। tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी होता है। क्या इस एंगल के लिए P क्या है? सामने वाला x, और बेस कितना है? h, तो x का आंसर आ गया h tan 53। और tan 53 की वैल्यू अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं 4/3, तो आंसर आ रहा है 4h/3। कितने लोग आ गया है? कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत अगले वाले में होना है, अगला वाला करके दिखाएं। हो गया अगला, ये वाला।
वाटर भरा है यहाँ पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो वाटर क्या करेगा, क्या यहां से आने वाली रे जो कि 53 पे आ रही है, क्या यहां पे θ2 पे चली जाएगी, ये θ2 बदलेगा कि नहीं, और ये अंदर की तरफ टर्न करेगा तो ये जो शेडो है पिछले वाले से बड़ी आएगी कि छोटी, छोटी आएगी। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, छोटी आएगी। यही बताना है कितनी आएगी। मैं थोड़ा हिंट दूं या लोग पहुंच रहे हैं? हिंट मैं दे दूं, थोड़ा सा लग रहा है, ऐसा मेरा मन कर रहा है, ना दूं? मतलब अगर ऐसे करा जाए क्या? तो साइन आई 37 कैसे हो गया? एंगल तो नॉर्मल से लिया जाता है, और ये एंगल नॉर्मल से ही तो पता है। सर तो अगर ये 53 डिग्री है हाँ और ये 90 है, हाँ, तो ये सरफेस से है, नॉर्मल से है? ये 53 तो ये 30 ये 37 तो ये 53। सर ये 53 किस नियम से हो गया? अच्छा ये बताओ, फिर से मैं वही गलती कर दिया। क्यों गलती बार बार करते हो यार? यही गलती ये भी कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी क्लास से पढ़े तुम लोग। भूल जाता हूँ। हाँ भाई, सर देखिए अब हो गया, मैं करूँगा, नहीं घर पे करूँगा। 90 डिग्री किसका आंसर? सर θ2 नहीं, थीटा थोड़ी सी बताना, 53 थीटा नहीं, हमें शैडो की लेंथ बताना है। ये हाइट तो इसको देखो, एक ट्राइंगल ऊपर नजर आ रहा है, वहां से x1 पता करो, और फिर यहाँ जो ट्राइंगल बनेगा ये नए एंगल का बनेगा, यहाँ से x2 पता करो, तो क्या पूरी शैडो लेंथ पता चल जाएगी? यही हिंट है, समझ गए? हाँ भाई, सर थीटा की वैल्यू तो आ गई, इधर से एक ट्रायंगल बना दिया। हाँ, क्या एक ट्राइंगल से यहाँ इतनी लेंथ पता कर लो और दूसरे ट्राइंगल से ये पता कर लो, तो ये पूरी शैडो लेंथ आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी। एक ट्रायंगल से ये वाली लेंथ पता कर लो, फिर इसकी लेंथ पता कर लो, इस ट्रायंगल से। देखो ये 53 है, एक ही रे बनाओ, दो मत बनाओ, बस जो रे आखिरी में वो बनाना थी, है ना? हम यहाँ पे एक ट्राइंगल से ये एंगल जानते हैं, ये 53 है, तो ये भी कितना होगा 53, तो यहाँ से x1 आ जाएगा, और यहाँ से रे टर्न कर गई है, तो इतने इस ट्राइंगल से x2 पता कर लें, तो ये पूरा शैडो लेंथ x1 प्लस x2 आ जाएगा। ज्योमेट्री में फिर से बना रहा हूँ, ये h हाइट है, लाइट रे ऐसे जा रही थी, यहाँ नॉर्मल था और अंदर टर्न कर गई, बस इसके बाहर वाली लाइट सब जगह पड़ रही है, उससे मतलब नहीं, हमारा बाउंड्री तय हो गया, ठीक है? ये 53 दिया था, तो ये भी कितना होगा 53, ये भी कितना होगा 53, ये थीटा हमें पता करना पड़ेगा, और यहाँ पानी भरा है तो स्नेल लॉ लगेगा। तो यार हिंट ये है कि हमें एक ट्राइंगल नीचे बनाना है, ये वाला, और एक ऊपर बनाना है, इधर से x1 पता करना है और इधर से x2 पता करना है। क्या बताओ, ये x1
और ये x2 मिला के पूरा शेडो लेंथ आ जाएगा कि नहीं। और अलग अलग ट्राइंगल बनाना तो पड़ेंगे ही, क्योंकि ये एंगल अलग है और ऊपर का एंगल अलग है। तो यार x1 तो मैं तुरंत बता सकता हूं। अच्छा, इसमें ये बोला गया है कि आधी लंबाई, ओके, हाफ ऑफ द पोल इज फिल्ड विद वाटर। इसका मतलब आधा ऊपर है h/2 और आधा नीचे है h/2। इस पोल का आधा हिस्सा पानी से भर दिया गया है। तो क्या ऊपर वाले ट्राइंगल में h गिवन है? ये गिवन डेटा है, आंसर गिवन डेटा के टर्म में बताया जाता है। तो क्या x1 का आंसर h/2 के टर्म में बता सकते हैं, h के टर्म में? अरे ये तो तुरंत आना चाहिए। बताओ, ये 53 है, ये पूरा 53 है, तो ये भी कितना होगा 53। तो x1 आ गया। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? tan 53 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस h/2। तो x1 का आंसर आएगा h/2 tan 53। tan 53 कितना होता है? 3/4। तो आंसर आ गया 3h/8। देखो यार, x1 आ गया हमारा, कितना आ गया x1? 3h/8। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब यार x2 पता करने के लिए तुम्हें यहां भी θ2 भी चाहिए, तभी तो काम बनेगा। तो यार पहले तो θ2 स्नेल लॉ से पता करते हैं, है ना। यहां से यहां स्नेल लॉ लगाना है, लगा लिया, लगाते हैं फिर से। 1 sin 53 इज इक्वल टू n sin θ2। बिल्कुल ऐसे ही लगाया करो यार, आदत बना दो। अब n एक बार लिखो फिर वैल्यू डालो, इतना भी नहीं। sin 53 होता है 4/5 4/3 sin θ2। 4 से 4 कट गया, sin θ2 कितना आ गया? 3/5। अच्छा, sin θ2 3/5 किसी खास एंगल के लिए होता है। ये गंदा आंसर नहीं है, बढ़िया आंसर आया है। ये पता है कितने एंगल के लिए होता है? 37 डिग्री के लिए। तो ये एंगल भी पता चल गया हमें। ये एंगल कितना आ गया? 37 डिग्री। 37 डिग्री ये एंगल पता चल गया। क्या अब हम x2 ला सकते हैं? ये h/2 है, क्या x2 ला सकते हैं? क्या लगाएंगे? फिर से यहां लगाते हैं हम tan θ2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि x2 है, लाना है, बाई बेस h/2। तो x2 का आंसर आएगा h/2 tan 37। कोई मुझे बताए tan 37 क्या होता है? 3/5 तो 3/4। तो ये आंसर आ गया 3h/8। सेम आ गया क्या? उम्मीद तो नहीं थी यार सेम आंसर की। कितना होता है? 4/3। तो ये आंसर कितना आ गया? ये आ गया 4h/6 यानी 2h/3। ठीक है, ये 2h/3 आया, सॉरी 2h/3 आया है, और x2 कितना आया है? 3h/8। क्या आप दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी शैडो लेंथ आ जाएगी? टोटल शैडो ये आएगा 2h/3 3h/8। कितना एलसीएम ले लें यार? 24 एलसीएम ले लें। 8 दूना 16, 16 इधर आएगा और 9 इधर आएगा। तो टोटल आंसर आ रहा है 25h/24। कितने लोग आ गया यार? ये अगेन यार थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन सोचो अगर तुम ये क्वेश्चन एक बार में सोच पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो तुम्हें बाकी क्वेश्चन कितने आसान लगने लगेंगे। मुश्किल है? मुश्किल है ना? हाँ मुश्किल तो है, असंभव नहीं है। बैटरी खत्म? तो देखो ऐसा है कि जिनकी अभी 2 बजे क्लास है, क्या करेंगे खाली बैठ के? तो अपना क्लास के बीच में होमवर्क निपटा लेना। होमवर्क मैं दे देता हूं, चाहे होम में करो चाहे क्लास में करो। पेज नंबर 67, टाइटल पढ़ा हुआ है स्नेल्स लॉ, पढ़ा हुआ है, और 1 से लगा के 18 क्वेश्चंस हैं। 28 18
कर पाएंगे? 12 लेवल 0 हैं तो होना ही चाहिए सबके, और 6 लेवल 1 हैं, 67 68। ठीक है, जब ये कर लेंगे ना तो अगला टॉपिक थोड़ा लाइट हो जाएगा, TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक है ना? नहीं, उससे पहले तक। हाँ, तो अगली क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। TIR पूरा हो जाएगा, कल शुरू होगा, कल ही खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में शुरू होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा अगली क्लास में।